Mhm. Can you see my screen now? Hmm? Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, and welcome to this lecture 15. In last lecture was about presentations. Every Friday now we have this practice until unless we finish the presentations. But the last theory lectures, we covered the CN tree, right, classifier, and we covered this through another example, detailed example. The purpose and objective of giving that example was to make you concepts of classifiers more clear. Okay, मैंने आपको दो एग्जांपल्स रन करके दिखाई हैं उस पे डिसीजन ट्री के ऊपर, ठीक है, so that everyone should know the concept of Hunt algorithm. ठीक है, डिसीजन ट्री या क्लासिफायर यूज आप में भी सबने किया हो, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा, very little of you will know it, कि how this classifier works actually. मे बी हंट एल्गोरिथम का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना इससे पहले. तो पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर लेना और उससे रिजल्ट निकाल लेना, दिस इज नॉट इनफ फॉर ए कंप्यूटर साइंटिस्ट और डाटा साइंटिस्ट. यू शुड नो what is the mechanism behind this tree, what is the mechanism behind this algorithm, ये काम कैसे करता है, कैसे ये क्लासिफाई करता है रिकॉर्ड को, what is the procedure for that. और वो हमने देखा पूरा डिटेल में कि it builds a tree, okay, based on the information gain, based on the Hunt algorithm. और Hunt algorithm जो है that uses information gain, the concept of information gain and the concept of entropy, right, the concept of impurity and purity to generate the tree. Okay, and then based on the tree it extract the rules, if this if this if this then this. तो वो जो रूल्स का नॉलेज बेस बनता है एट द एंड, वही असल ब्रेन है आपके मॉडल का. दैट इज द एक्चुअल ब्रेन दैट योर मॉडल इज यूजिंग. ठीक है, तो ह्यूमन भी इसी रूल्स पे चल रहा होता है, लेकिन हमारा वो ब्रेन खुद उन रूल्स को अडॉप्ट कर लेता है. अब वही जो लोन की एग्जांपल थी, द पर्सन हु इज सिटिंग इन द बैंक हु इज इवैल्यूएटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, तो बेसिकली तो यही चेक कर रहा है कि आपकी सैलरी कितनी, आपकी ये कितनी, आपकी ये कितनी. तो वही रूल आपने अगर मॉडल को अच्छी तरह ट्रेन कर दिए तो मॉडल कैन गिव यू ऑलमोस्ट सिमिलर एक्यूरेसी टू दैट पर्सन, राइट. आज हमारा फोकस है सेकंड क्लासिफायर, which is very well known and very simple. The beauty of this classifier, which is called naive Bayes. कितनों ने नाम सुना इसका? नाम तो मेरे ख्याल सबने सुना होगा. Yes, sir. और आई डोंट नो कितने आप में से ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है. दैट इज अ मेन क्वेश्चन. जी सर, इसमें प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू के हिसाब से दूसरी वैल्यू पे. Yes. So the beauty of this classifier is this is very simple. And अब जो हमने पहला क्लासिफायर पढ़ा, डिसीजन ट्री पढ़ा, उसमें कोई मैथ का कोई फार्मूला नहीं था. आपने देखा, दैट वाज अजीब. वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे ट्रेन हो रहा था. यानी कि ये क्लास लेवल था, ये आया तो ये क्लास लेवल था, ये एट्रीब्यूट था, ये एट्रीब्यूट, ये क्लास लेवल था. उसके पीछे कोई मैथ का कोई फार्मूला नहीं था, रूल्स थे. ओके, दिस क्लासिफायर हैज वेरी स्ट्रॉन्ग probability theory at the back. Okay, so this is the main reason that this classifier
गॉट वो सो मच पॉपुलर। एक तो ये सिंपल बड़ा है, और दूसरा इट हैज वेरी साउंड बैकग्राउंड। ओके, प्रोबेबिलिटी स्टैट की आपको सबको पता है, इट्स अ कोर बैकबोन। So this week our focus is Bayesian classification। और आपको पता है कि दिस गाय, इसका नाम था टॉम बेज। तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी सर, विजिबल है। दिस इज द टॉम बेज। ही इज द प्रीचर, ही वाज द प्रीचर इन आयरलैंड। हमारे यहाँ तो हम मौलाना साहब कहते हैं, तो जो चर्च के वो होते हैं उनको प्रीचर कहते हैं, ठीक है। एंड प्रीस्ट। ही, यस, ही इज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस। तभी इसका नाम बेजियन लॉ और बेजियन थ्योरम पड़ा है, क्योंकि द पर्सन नेम वाज टॉम बेज। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैंने तकरीबन कोई दूसरी तीसरी दफा पढ़ा है ये ट्री वाला, जो हमने आंट वाला एल्गोरिथम पढ़ा है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ डेटा, उसमें माइनिंग का कोर्स था, उसमें भी पढ़ा था। तो जो हम यूक्लिडियन डिस्टेंसेस या मैनहट्टन डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो किस चीज में आता है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें। यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इस्तेमाल होता है, इसमें नहीं होता। उसमें होता है कि जब आप क्लस्टरिंग करते हो ना, ठीक है, आपने कोई भी क्लस्टरिंग की टेक्निक यूज की, के मीन यूज किया, उसने क्लस्टर बना दिए। अब जो दो क्लस्टर के सेंट्रॉइड के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। समझ आ रही बात मेरी? जी सर, ठीक हो गया। और उन क्लस्टर्स की एक्यूरेसी या ऑप्टिमाइजेशन इसी पे बेस करती है कि उन दो क्लस्टर्स के दरमियान जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है ये कितना ज्यादा है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतने क्लस्टर में क्लैरिटी होगी। इन अदर वर्ड्स, आपने नाम सुना है सिल्वेट का? नहीं सर। सिल्वेट इज द क्राइटेरिया टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ द क्लस्टर्स, कि आपके क्लस्टर कितने अच्छे बने हैं। वो जो सिल्वेट है वो इसी पे बेस करती है, यूक्लिड डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा सेंट्रॉइड के दरमियान उतने आपके क्लस्टर अच्छे बने हैं। जितने डिस्टेंस कम होगा क्लस्टर ओवरलैप करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपके डाटा सेट में फीचर्स आर नॉट क्लियर, जिसकी बेस पे के मीन डिस्टिंग्विश्ड और क्लियर क्लस्टर नहीं बना सका। राइट? ठीक हो गया सर। ओके, इसमें कहीं यूज नहीं होता यूक्लिड डिस्टेंस आपका अनसुपरवाइज में, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। मे बी 2 लेक्चर बाद हम अनसुपरवाइज करने स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो नाउ बेजियन क्लासिफिकेशन। एज सेड, इसका नाम बेजियन पढ़ा इस वजह से था कि द पर्सन नेम वाज टॉम बेज, और क्लासिफिकेशन ये एल्गोरिथम, ये जो प्रोबेबिलिटी मॉडल है, ये क्लासिफायर है, क्लासिफिकेशन करता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेजियन क्लासिफिकेशन। The beauty of this classifier is it's completely based on probability, which is very simple to understand and very solid, okay, to prove. Calculate explicit probabilities for hypothesis। जितनी भी आपकी hypothesis हैं उसकी हर एक की अलग probabilities में हम calculate करते हैं। Among the most practical approaches to certain types of learning problems। इसकी एग्जाम्पल आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, कौन सी हाइपोथेसिस इंडिविजुअल, जिसकी बेस पे हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। और बेसिकली वही जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, दैट इज द लर्निंग, उसी को हम एज ए लर्निंग यूज करते हैं। इसका कोई ट्री नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। इसका ये है कि प्रोबेबिलिटी, हर एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती रहती है बस ट्रेनिंग डाटा से। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल। आपने जो ही ट्रेनिंग डाटा देना शुरू किया मॉडल को, ठीक है, यस थ्योरम को, तो
उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी हर टपल पे, हर रिकॉर्ड पे या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, द मोर ट्रेनिंग डाटा सेट यू विल प्रोवाइड टू दिस थ्योरम, द मोर एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी यू विल गेट टू क्लासिफाई। बात समझ आ रही है? यस सर। बड़ी सिंपल चीज है। देखें, इसके अंदर आपकी एक क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है। ज्यादा डाटा उसमें जाता जाएगा और प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी, रिफाइन होगी, और डाटा जाएगा और रिफाइन होती जाएगी। तो ये है। फिर जब हम समझते हैं कि अब अप टू दैट लेवल थ्रेशोल्ड हमने अचीव कर लिया, फिर हम ट्रेनिंग को रोक देते हैं, फिर हम टेस्टिंग पे आ जाते हैं। फिर वो उस प्रोबेबिलिटी को यूज करता है टेस्टिंग के लिए। बड़ी सिंपल सी चीज है। जो प्रोबेबिलिटी उसने ट्रेनिंग में एक्वायर कर ली होती है, कैलकुलेट कर ली होती है, फिर वो उसी प्रोबेबिलिटी को यूज करता है क्लासिफिकेशन के लिए। दैट इज द थ्योरम। Each training example can incrementally increase or decrease the probability, as I said, that a hypothesis is correct. Okay? जो hypothesis आपने दिया, let's suppose हम कहते हैं कि tell me whether this student will buy a laptop or not. ये hypothesis है मेरा, गारंटी नहीं है। मेरी assumption है कि ये student मुझे बताओ कि ये लैपटॉप बाय करेगा कि नहीं करेगा। ये hypothesis है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये बाय करेगा कि नहीं करेगा कहां से आएगी? अगर मैंने पास्ट में 1000 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है ना, ये स्टूडेंट था, इसने बाय किया नहीं किया, इसने स्टूडेंट था किया, वही प्रोबेबिलिटी मैं इस पे अप्लाई करूंगा और आई विल गेट द रिजल्ट फॉर दिस हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? यस सर। प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन, जो टेस्टिंग पार्ट है उसको हम प्रिडिक्शन कह देते हैं। प्रिडिक्ट मल्टीपल हाइपोथेसिस वेटेड बाय देयर प्रोबेबिलिटीज। हाँ, अब मल्टीपल हाइपोथेसिस भी आ सकती है, अभी आएंगी आज के लेक्चर में। मसलन हम कहते हैं कि एक हाइपोथेसिस है वो स्टूडेंट है, दूसरी हाइपोथेसिस है वो यंग है, तीसरी हाइपोथेसिस है उसकी इनकम बड़ी अच्छी है। तो ये सारी हाइपोथेसिस बनती जा रही है। इन सारी हाइपोथेसिस का अपना अपना वेट है प्रोबेबिलिटी का, और फिर उसका जितना जितना वेट है उसके लिहाज से वो सारी फॉर्मूले में हम ऐड करेंगे, एंड देन वी विल गेट रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी फॉर द होल केस। अब ये पर्सन, considering he is a student, considering he has a high income, considering he is a young, now tell if whether he will buy a laptop or not. Right? जी, अब ये देखें, सिंपल बेसियन नेटवर्क, इसका नेटवर्क कैसे बनता है? हम कहते हैं कि ये टॉप नोड है नेटवर्क की, जिसके अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज हैं पर्सन्स हु बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि ओवरऑल जी क्या प्रोबेबिलिटी है कंप्यूटर बाइंग की, फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट और सारी हाइपोथेसिस को, मैं ओवरऑल जेनेरिक एक ही क्वेश्चन करता हूं कि ओवरऑल कितने लोग कंप्यूटर बाय करेंगे या लैपटॉप बाय करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका क्या फार्मूला होगा? सिंपल स्टैट जिसने पढ़ा है वो बता सकता है। 1 बाई टोटल नंबर ऑफ समथिंग जो काउंट होगा उसका। क्या चीज? अगेन से अगेन। 1 बाय सर अगर एक पर्सन है तो मतलब 1 बाई टोटल नंबर ऑफ जितने काउंट्स होंगे उसके। बेसिकली इसमें ये होगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन विल बाय अ कंप्यूटर और नॉट, तो मेरे पास ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु बॉट द लैपटॉप और कंप्यूटर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। एग्री करते हैं आप इससे कि नहीं? ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। Sir, can you please repeat? So I'm saying if I want to know कि कंप्यूटर बाय करने की लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
जितने लोगों ने कंप्यूटर बाय किया है उसका काउंट डिवाइड बाय टोटल, जिन्होंने किया है या नहीं किया, टोटल सैंपल साइज, तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कितने परसेंट लोग हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्सन कंप्यूटर बाय करेगा कि नहीं करेगा। दिस इज वेरी Yes, sir, सिंपल वो स्टेट। जिस तरह कॉइन था, हेड आएगा या नहीं आएगा 1/6। एग्जैक्टली। अब आप कॉइन से की तो 50% है प्रोबेबिलिटी, बड़ी क्लियर है। डाइस, लूडो डाइस, ठीक है, अब उसके 6 फेजेस होते हैं। अब 6 आने के चांसेस क्या हैं? 1/6। 1/6। ठीक है, तो सेम Yes. एग्जैक्टली, यस, सो सेम। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये था कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से क्या प्रोबेबिलिटी है लोगों की जो कंप्यूटर बाय करेंगे, ये वो था। अब मैं आगे फर्दर डाउन आ जाता हूं। मैं कहता हूं कि जो हमने सैंपल लिया हुआ है, जो लोग कंप्यूटर बाय कर रहे हैं, उसमें ये हाइपोथेसिस है। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 मिडिल एज, नंबर 3 क्रेडिट रेटिंग। ठीक है जी, तो ये हाइपोथेसिस होगी फर्दर। ये 3 हाइपोथेसिस अपना अपना वेट ऐड कराएंगी रूट में। ओके, अब स्टूडेंट के अंदर फर्दर ये ऑप्शन मौजूद है। वी कैन आस्क कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट हैं कितने, इस पर्सन के स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भूल जाए अभी कंप्यूटर को कि वो बाय करेगा नहीं करेगा। एक पर्सन आपको नजर आ रहा है आते हुए, आप कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट होने की क्या है, कि ये स्टूडेंट है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ Total number स्टूडेंट, of students. कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे सर, उसकी और प्रॉपर्टीज के पढ़ता है वो कि तो नहीं। वो तो आप प्रोबेबिलिटी से हट जाएंगे ना। फिर प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने Divided आपने by पहले total डिटरमिन कर लिए बंदे। हैं, और टोटल नंबर Yes. ऑफ साइज पॉपुलेशन, Yes. ये कहती है। आप फीचर पे जाएंगे, फिर आप सिमेंटिक पे आ गए, फिर आप प्रोबेबिलिटी पे नहीं रहे। ठीक है, अब सर मैं ये देखो, क्वेश्चन अच्छा, आपका यही था ना कि पहले हमने देख लिया स्टूडेंट है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं अब ये नहीं कहता कि अच्छा उसके शोल्डर पे बैग टंगा हुआ है कि नहीं टंगा हुआ, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या लिंक है? ठीक है, इसका सर तो प्रोबेबिलिटी में मैं कोई उसी ताल्लुक नहीं। हिसाब से बता रहा था। स्टैट के लिहाज से हम ये देखेंगे कि यस, हमारे पास पहले 1000 पर्सन गुजरे हैं यहां से, उनमें से 100 स्टूडेंट थे, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये होगी 100/1000। ठीक है, सो दैट सिंपल। अच्छा, यहां तक है सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा सा हम आगे जाओ। बेसिकली ये बेसिन में हम जो यूज करते हैं, वो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करते, हम आगे जाते हैं। एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका कितनों को पता है? मुझे पता था। यस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक सर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं सब्जेक्ट टू अदर इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। यस, 2 इवेंट है एक्स और वाई, हम कहते हैं कि इवेंट एक्स अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि वाई अकर हो चुका है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन पे आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि यस, मुझे ये बताएं कि उस स्टूडेंट की लैपटॉप खरीदने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वो पर्सन जिसने लैपटॉप खरीदा उसकी स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बात समझ आई मेरी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन that he or she is a student subject to or condition to that he bought a computer? ये जो लाइन होती है ना, लाइन, इससे आगे बात होती है कि ये हो चुका है, दिस इज डन। तो इस कंडीशनल प्रॉपर्टी को, प्रोबेबिलिटी को आई कैन कैलकुलेट लाइक, ये एक कंजंक्शन बनेगा जिसके अंदर एंड गेट लगेगा, एस और पी का कंजंक्शन होगा कि वो पर्सन जिसने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा हुआ है, और वो स्टूडेंट भी हो, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन हु हैज बॉट द कंप्यूटर। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से
वो लोग उसके स्टूडेंट होने के क्या चांसेस है इस पर्सन के हु हैज नॉट बॉट द कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हमने डिटरमिन करना है वेदर ही और शी इज अ स्टूडेंट और नॉट, ये हमें नोन है। उसने निगेशन पी का मतलब है उसने कंप्यूटर बाय नहीं किया। तो हम करेंगे कि पर्सन हु डिडंट बाय कंप्यूटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज अ स्टूडेंट, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन हु डिडंट बाय कंप्यूटर। एग्री? यस सर। यस सर। इसी तरह से आप मिडिल एज के लिए कर लें, एक्सीलेंट के लिए कर लें। तो ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। आप जब ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, उस वक्त आप क्योंकि लेबल साथ दे रहे हैं, ट्रेनिंग का ये मतलब होता है ना, आप क्लास लेबल देते हो साथ, तो आप ये बताते हो इसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, ये स्टूडेंट है, ये यूथ है, यंग है, इसकी अर्निंग हाई है, और कंप्यूटर बाय यस है नो है। तो जब यस जाएगा तो यस वाले पूल की प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी, जब ये नो जाएगा तो नो वाली पूल की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, नाउ फॉर ए, अब हम समझते हैं कि ट्रेनिंग के बाद फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट टू बी क्लासिफाइड, हमारे पास अब टेस्ट डाटा आ गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हमने क्लासिफाई करना है। वी नो, ये शोएब अपना माइक म्यूट कर लें। Yes, we know whether each of the events S, M, and E occurred. And we want to find out whether event P will occur or not. Mean P will be true or not. ये उल्टा है। ये इवेंट अक्कर हो चुका है, ये इवेंट अक्कर हो चुका है, ये इवेंट अक्कर हो चुका है। इसकी बेस पे आपने, इन तीन की बेस पे आपने ये बताना है कि ये इवेंट अक्कर होगा कि नहीं होगा। हमारा जो मॉडल ट्रेनिंग करते हैं हम इस तरह से करते हैं, दिस इज द रिवर्स ऑफ द ट्री। दिस कैन बी डन यूजिंग बेस थ्योरम इजीली। बेस थ्योरम क्या है जी? एक्चुअल ये थ्योरम है स्टैट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए while B has already occurred equal to, इसका रिवर्स, probability of occurring B while A has already occurred, and the individual probability of both, probability of A divided by individual probability of B. ये बेस थ्योरम कहता है कि this formula will give you the probability of occurring A while B has already been occurred. जी पूछें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज सिंपल प्रोबेबिलिटी है? ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और सर ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर प्रोबेबिलिटीज आएंगी, तो ये जो कंडीशन वैल्यू होगी वो हमेशा मतलब डिनोमिनेटर में आएगी? जी एग्जैक्टली exactly. जो सब्जेक्ट हो चुका है वो डिनोमिनेटर होगा, जिसको मालूम करना है वो नोमिनेटर होगा। ओके, assume that the test set to be classified, हमारे पास टेस्ट सेट है, हमने क्लासिफाई करना है। रिप्रेजेंट ए यंग स्टूडेंट विद फेयर क्रेडिट रेटिंग। अब कंसिक्वेंटली वी वांट टू फाइंड, ये हमने लेट्स सपोज एक टपल आया, हमारे पास रिकॉर्ड आया जो हमने क्लासिफाई करना है। एक रिकॉर्ड है जी जिसके अंदर वो पर्सन स्टूडेंट भी है, वो मिडिल एज का नहीं है, ये तो समझते हैं ना आप निगेशन को, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा आपने, जो कि मिडिल एज नहीं है और जिसका क्रेडिट रेटिंग भी एक्सीलेंट नहीं है, फेयर होगी लेकिन एक्सीलेंट नहीं है, और वो स्टूडेंट है, उसके कंप्यूटर बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज योर टेस्ट रिकॉर्ड। अब बेस थ्योरम के मुताबिक क्या करेंगे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर फाइंड करनी है सब्जेक्ट टू वो स्टूडेंट है, सब्जेक्ट टू वो मिडिल एज नहीं है, सब्जेक्ट टू वो
एक्सीलेंट क्रेडिट रेटिंग नहीं है। बात समझ आ रही है? दिस पार्ट sir. इज गिवन, दिस पार्ट इज वी हैव टू डिटरमिन। तो वही फार्मूला यहां आप आ गए रिवर्स, और यहां इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल करेंगे हम इसको। फिलहाल ये कंजंक्शन है, लेकिन ये इंडिविजुअल कर सकते हैं। ये भी एक थ्योरम है व्हिच इज आई वुड से स्टूपिड थ्योरम। जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये वही फार्मूला मैंने यहां दोबारा लिखा है आपको दिखाने के लिए स्लाइड पे। अब ये नाइव बेस इसको क्यों कहते हैं? एज आई सेड समटाइम वी कॉल्ड इट इडियट बेस, बिकॉज इसने एक ऐसी चवल मार दी थी जो बिल्कुल, वो चवल उसने अपने जान में उसने ऐसी कुछ भी तुक्का लगाया तो वो ठीक निकला। दैट्स कॉल्ड इडियट बेस। और वो ये कहता था कि जो कंजंक्शन की प्रोबेबिलिटी है ना, वो इक्वल होती है इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के। दैट, ये उसका तुक्का था। Okay, so in naive Bayes, sometimes called idiot Bayes, statistical independence is assumed like that. इसमें वो कहता है कोई फर्क नहीं, और वो वाकई किसी हद तक ठीक है। ये इससे हुआ क्या कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है एज कंपेयर टू पूरे कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालना। दैट मेड पीपल लाइफ इजी। राइट? Yes, sir. Now how to classify a new record which is D? हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक नया रिकॉर्ड है डी, जिसको हमने वो करना है। ये हमारे पास क्लास है, हाइपोथेसिस की सॉरी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं। सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। असाइन डी टू द क्लास हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी क्लास की ऑप्शंस है ना, अब लेट्स सपोज अगर हम ये कर रहे हैं कंप्यूटर की एग्जांपल लें कि पर्सन कंप्यूटर बाय करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कितनी क्लासेस हैं, कौन बताएगा? सिर्फ 3 है। 3 कैसे हैं? सर 2 ही हैं, बाई करेगा या नहीं करेगा। यस, आप जो पहले आपने आंसर दिया बेसिकली दैट वाज रॉन्ग। क्लास और है, एट्रीब्यूट और हैं। एट्रीब्यूट्स तो उस क्लास को फाइंड करने के लिए इनपुट हैं, वेदर ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ मिडिल एज, ही इज अ हाई इनकम, लो इन, ये क्लास लेबल नहीं है। दीज आर द इनपुट वेरिएबल्स। क्लास तो उसकी आउटपुट वेरिएबल वो कहते हैं हम। उसके अंदर कितनी ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, whether he will buy computer or he will not buy computer. So basically we will calculate C, small c1 and small c2. They both belong to capital C. That's it. And we will compare probability of C1 and probability of C2. That's it. इसमें से जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो रिजल्ट होगा, दैट विल बी द आउटपुट। राइट? यस सर। ओके, अब लेते हैं एग्जांपल जी। अब आपको नाइव बेस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, उसका थ्योरम मैंने आपको बता दिया। अब वो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल पे, और वही एग्जांपल है जो हमने डिसीजन ट्री में ली थी टू क्लासिफाई द रिकॉर्ड। नाउ वी विल लाइक टू क्लासिफाई दीज रिकॉर्ड्स थ्रू नाइव बेस। याद रखें, एग्जाम में आपको मैं कोई सिनारियो इसी तरह से दूंगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ये डाटा सेट है, इसके ऊपर आप नाइव बेस रन करके दिखाएं, या इसके ऊपर डिसीजन ट्री रन करके दिखाएं, या इसके ऊपर एसवीएम रन करके दिखाएं। तो आपने मुझे फुल फ्लैज वो करके दिखाना है, ठीक है? इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें, क्या करें। ओके, अब ये डाटा सेट हमने पहले देखा हुआ है। इसमें 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग।
ये हमारा क्लास लेबल है, बाय कंप्यूटर्स और नॉट बाय कंप्यूटर्स। तो आप देख सकते हैं अंडर बाय कंप्यूटर्स देयर आर ओनली टू क्लासेस, नो एंड यस। बट ये जो नो एंड यस है, इट डिपेंड्स ऑन दीज इनपुट वेरिएबल्स। So then let's take how many positive classes in this। पहले तो ये देखें कि टोटल कितनी है, कितने रिकॉर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपके पास टोटल सैंपल साइज होना बहुत मस्ट है, उसके बगैर आप प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते। तो 14 is a total sample size. Out of 14, how many records are classified as yes? 9. These are 9. And how many records they are classified as no? These are 5. Okay, so these, it means this is the probability of positive class and this is the probability of negative class. Simple. Okay. अब हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि आपका नाइव बेस ये कहता है कि आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत है, ये भी हमें निकालनी है। ओके, तो इंडिविजुअल कैसे निकलेगी जी? इंडिविजुअल इस तरह से निकलेगी कि सबसे पहले आप इस एज को लेंगे, इसकी अंदर कितनी कैटेगरी बनाई है हमने डाटा की, हमने इसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई है। यूथ less than 30, 31 to 40 middle age and above 40 senior। याद है आपको पिछले लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया। Yes जी sir. सर। वो 3 कैटेगरी आपकी एज की है। अब अगर मैं एज की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मुझे इन तीनों कैटेगरीज की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी फॉर प्लस क्लास एंड फॉर नेगेटिव क्लास। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब मुझे ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ फॉर पॉजिटिव कितनी है, कितने यूथ हैं जिन्होंने कंप्यूटर बाय किया है। ठीक है, तो लेस देन 30 बट नो, लेस देन 30 नो, सो आपका नो, यस, दिस इज द फर्स्ट वन who is less than 30 and bought computer, and this is the second one who is less than 30 and bought computer। okay, so आपकी probability क्या हुई? 2 डिवाइड बाई 9, पूरा 14 से डिवाइड नहीं करना इसको गलती से भी, क्योंकि आप एज के अंदर यूथ कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं पॉजिटिव जिन्होंने क्लास। कंप्यूटर बाय किया ऑलरेडी। ओके, पॉजिटिव क्लास के लिए, यस, सो द डिनोमिनेटर विल बी अ पॉजिटिव क्लास, टोटल नहीं होगा कभी भी। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द मिडल which is 4। middle mean 31 to 40, 4 people are there who bought the computer, 1 2 3 4, so 4 out of 9 is the probability of middle। similarly senior 3 out of 9, and then अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में जाएंगे हम। यूथ की नेगेटिव कितने हैं? कुछ यूथ में ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं खरीदा, 2 दे आर यूथ, so 3 out of 5 middle, 0 out of 5 senior, 2 out of 5। So through this table you will know the individual probability of input variable age। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। Okay, similarly the individual probability of second attribute which is income। इनकम को हमने अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, हाई, मीडियम, लो।
So it means the probability of low income people who bought the computer is 3/9. Probability of medium income people who bought the computer is 4/9. ये तो आपको पता चल रहा है ना 3/9 कैसे कैलकुलेट हुआ है 4/9. You should know it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And probability of high income people who bought the computer is 2/9. ये सारी पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी है. इसी तरह आप नेगेटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. The persons who are low income but they didn't buy the computer is 1/5. Person who has a medium age and they didn't buy the computer is 2/5. And similarly, person with high income and didn't buy the computer is 2/5. इसी तरह से आप स्टूडेंट के निकालेंगे. स्टूडेंट के हमारे पास दो कैटेगरी हैं. Okay, which is he is a student or he is not a student. Okay, तो पॉजिटिव के अंदर स्टूडेंट की 6/9 और पॉजिटिव के अंदर person is not student is 3/9. Similarly, for negative class, the persons who didn't buy the computer, मसलन वो स्टूडेंट भी है but still he didn't buy computer is 1/5. And person who is not a student and he didn't buy computer is 4/5. Okay, same for credit rating. तो ये आपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पहले से निकाल के रख लेनी है. अब बात ये हो रही थी कि जो आपका ट्रेनिंग डाटा आएगा ये प्रोबेबिलिटीज रिकैलकुलेट होती जाएंगी, रिकैलकुलेट, और इससे आपकी हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी. डिड यू गेट दिस होल कॉन्सेप्ट और नॉट? टेल मी प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. ये है वो क्रक्स इस एल्गोरिथम का, और वो है ये है इसकी स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथन्स इस एल्गोरिथम की. बिकॉज more training data you will pass to this theorem, these individual probabilities, they will keep getting improved. They will improve more and more. उससे फिर क्लासिफिकेशन और टेस्ट रिकॉर्ड की एक्यूरेसी और ज्यादा आएगी. तो ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये बड़ा लाइट वेट सा एल्गोरिथम है. तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना इज नथिंग फॉर कंप्यूटर, राइट. कोई ट्री नहीं बनता, कोई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है और आप यू कैन क्लासिफाई. तो मेनी पीपल्स अनटिल अनलेस यू सी कि आपका डाटा सेट बहुत ही कोई नॉइजी है, या उसके अंदर ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, या उसके अंदर एबनॉर्मलिटी, स्पार्सनेस बहुत है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अदर थ्योरम और मॉडल्स. बट पीपल सबसे पहले ये देखते हैं यार इस पे नाइव बेस लगाओ. क्यों? बिकॉज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है. अब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई. मैंने तो आपको ज़ाहिर एक लिमिटेड सेट दिखाया है, बट इन ट्रेनिंग यू विल हैव मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड यू विल एंड अप विद द वेरी हाई और मोर एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स. इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के अंदर भी इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं, वहां की तक के हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं ताकि टू मेक आवर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मोर क्लियर. अभी देखें, जब मैंने अगर मैं पूरे एज की एक प्रोबेबिलिटी लेता तो वो इतना कंट्रीब्यूट ना करती एक्यूरेसी में. अब मैंने एज को डिवाइड करके हर कैटेगरी की, हर ग्रुप की अलग से प्रोबेबिलिटी निकाली है. दैट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी विल ऐड अ वेट इनटू ओवरऑल प्रोबेबिलिटी. जरूरी नहीं है कि एज जो है वो पूरी एक ही वेट रखे, बल्कि एज के अंदर 3 किस्म के वेट होंगे. यूथ का वेट और होगा, मिडिल का वेट और होगा, और सीनियर का वेट और होगा. राइट. अब चलते हैं जी टेस्ट डाटा के ऊपर. नाउ क्लासिफाई एन अनसीन सेट. ये आपके पास अब रिकॉर्ड आया है x, और x है क्या? इट हैज इनपुट वेरिएबल्स age whose value is youth, second input variable income value is low, and third input student value is yes, fourth input credit
वैल्यू इज फेयर। ये एक नया रिकॉर्ड आया। And your job is to decide, to predict whether this X person will buy computer or not. Okay? तो इसका सिंपल ये है करना हमने जो है, इस पूरे रिकॉर्ड की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर पॉजिटिव केस, फॉर नेगेटिव केस। कितने रिकॉर्ड हमारे पास ट्रेनिंग में हैं जिनका यही कॉम्बिनेशन है और उन्होंने कंप्यूटर बाय किया, और कितने रिकॉर्ड ट्रेनिंग में हैं जिनका यही कॉम्बिनेशन है उन्होंने कंप्यूटर बाय नहीं किया। अब सिंपल, इनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, आवर डिसीजन विल बी टुवर्ड्स दैट। बात समझ आई? जी सर। यस सर। बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। तो इसके लिए that's why I have written here, compare the probability of positive px and probability of negative x. लेकिन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज अ बेसियन फॉर्मूला, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया है। ठीक, ये है प्रोबेबिलिटी for this case who bought the computer, and this one is probability of the same case again who did not buy the computer. बस। और ये जो आपको नजर आ रहा है, this is exactly the right hand side of this formula. यही मैंने लिखा है वहां पर, आप इसको बाद में चेक कर लीजिएगा। Everything should be aligned with that. यही बेसियन थ्योरम है। ओके, अब इसके अंदर जो हमने पिछली 2 स्लाइड्स पे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं इवन फॉर कैटेगरीज, वो यहाँ यूज होंगी। इसमें हम क्या करेंगे, पहली इनपुट, क्योंकि हमने यूथ, मिडिल एज और सीनियर की निकाली थी, लेकिन हमें उसमें से यूथ की चाहिए क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें यूथ है। तो वी विल टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूथ डिवाइड और ऑल द टोटल पॉजिटिव केसेस विच इज 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास इनकम के एट्रीब्यूट में वैल्यू क्या आई है, लो आई है। सो वी ऑलरेडी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो इनकम हु बॉट द कंप्यूटर इज 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यस है हमारे पास, इट मींस ही इज अ स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु बॉट द कंप्यूटर इज 6/9। प्रोबेबिलिटी हुज इनकम इज फेयर एंड बॉट द कंप्यूटर is 6/9, and multiply by overall probability of the positive class label, which is 9 out of 14. 9 यस थे ना 14 में से, ठीक है। Yes. इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0211। Exactly on the same lines, probability for the negative who didn't buy the computer, you will have 3/5, 1/5, 1/5, 2/5, and this is the total probability of negative class is 5/14. In this case, you will get this 0.0034. अब आपने सिंपल, अब देखिए कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, नथिंग, even human can calculate it. अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जी? पॉजिटिव यस की। यस की। So the theorem will classify this record that this person will buy a computer, or in other words with yes labels, class label. जी बोलें। एक्सक्यूज मी सर। सर हमारे पास अगर टारगेट मतलब वेरिएबल में अगर मल्टीपल कुछ होते, मतलब 5 होते या 10 होते, तो हाँ, फिर हम क्या करते, ये तो बाइनरी क्लास लेबल था अभी ना, फिर हमारे पास होता मल्टी क्लास लेवल प्रॉब्लम, उसमें फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता। फिर अभी जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आई है, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव ना कहते, हम इसको लेट्स सपोज x1 x2 x3 या c1 c2 c3 c4 कहते।
ठीक हो गया सर। तो फिर उनके लिए सबके लिए अलग कैलकुलेट जी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली सबसे पहले हम हर C1 C2 C3 की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अलग अलग, फिर एट इनपुट वेरिएबल की हर क्लास लेवल के हिसाब से निकालते हैं। इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव निकालिए, वहां पर हम C1 के लिए जितनी भी कैटेगरी बनती वो, फिर C2 के लिए जितनी कैटेगरी बनती वो, इस तरह से निकालते हैं। अल्टीमेटली है सारी प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ती है इसमें ना। सर एक और बात कि सर ये जो क्लास लेवल प्रिडिक्ट करने के लिए जो मतलब प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आती हैं, तो इनका कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है या डेटा के हवाले से ये चेंज होते रहते हैं, या इसको मतलब कोई क्राइटेरिया डिसाइड किस तरह करते हैं हाँ थ्रेशोल्ड? इसका वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर फिर ये होता है कि आपको बेसिकली ये जो थ्योरम है नाइव बेस थ्योरम, ये आपको ये बताएगा कि मैंने ये रिकॉर्ड क्लासिफाई किया है विद दिस कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस जब आपको पता चलता है, मॉडल बताता है, फिर आप अपना थ्रेशोल्ड सेट करते हो उस कॉन्फिडेंस पे कि अगर इसका कॉन्फिडेंस आपका क्लासिफाई करने का 90% है तो क्लासिफाई कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। Was it your question? तो इस तरह से फिर ये होता है, और यही से कॉन्सेप्ट बना है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, अल्लाह करे हमारे पास टाइम बचे, ऑनसॉम्बल क्लासिफिकेशन। ऑनसॉम्बल्स का नाम सुना है आपने? जी सर, हमारा प्रोजेक्ट ही वही है सर, एंसेंबल करने का। ऑनसॉम्बल तो आप तो कमाल का, इसमें बहुत ज्यादा यूज सीखेंगे आप। ऑनसॉम्बल का मकसद ही यही है कि आप मल्टीपल क्लासिफायर रन कर देते हो। ठीक है, अब हर क्लासिफायर क्लासिफाई करता है और कॉन्फिडेंस भी साथ भेजता है। ऑनसॉम्बल में वोटिंग होती है, एग्रीगेटर होता है जो, वहां वोटिंग होती है, कितने लोग वोट देते हैं कि जी ये इसने सही किया है, और कितने उसके खिलाफ वोट देते हैं। डेमोक्रेसी होती है वहां, अगर वोटिंग हक में आ जाए तो वो क्लासिफाई हो जाता है। और उसके भी दो मेथड हैं, एक वोटिंग है और एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेटेड है कॉन्फिडेंस का। सही है, वन हॉट इनकोडिंग वगैरह ये जो फीचर वगैरह के लिए कर रहे होते हैं, ये उसी चीज में आता है मेरे ख्याल से। हाँ उससे काफी रिलेटेड है, एग्जैक्टली उससे रिलेटेड है। पर ये कि जहां पर आपके डाटे की जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ी क्लियर ना हो, एम्बिग्यूटी हो, वहां पर ऑनसॉम्बल्स मेथड्स दे परफॉर्म वेरी वेल, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं क्लासिफायर से। सर उस सूरत में भी जब आपसे डिसाइड ना हो पा रहे हो फीचर कौन से सिलेक्ट करना है। जी एग्जैक्टली, यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि इस तरह से मसला क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आएगा। ये एक एग्जांपल मैंने दे दी, मैं कहूँगा इसको अब मेरे लिए आप, ये ट्रेनिंग डाटा है, इसके बाद मैं आपको 5 रिकॉर्ड दे दूंगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ कि दीज आर द टेस्ट डाटा, मुझे पूरा बेस रन करके दिखाएं इसके ऊपर। ओके, एंड देन यू नीड टू डू दिस। So that's why I'm running multiple examples in front of you so that you should know. अब ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर 1 2 3 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं और क्लास वेरिएबल 2 ही हैं, बाइनरी क्लास है। सो प्रॉब्लम है कि हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि यार हमें आज टेनिस खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, जबकि हमारे पास वेदर की कंडीशन विजिबल है, आउटलुक है, सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है, टेम्परेचर हॉट है, माइल्ड है, कोल्ड है, ह्यूमिडिटी हाई है, नॉर्मल है, लो है। ठीक, विंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे इनपुट। इसकी बेस पे आपने क्लास लेवल जनरेट करना है, प्रिडिक्ट करना है कि शुड वी प्ले टेनिस और शुड वी नॉट प्ले टेनिस। ओके, लेकिन आपने ये करना नाइव बेस के थ्रू है। ये डिसीजन ट्री से भी हो सकता है प्रॉब्लम, एसवीएम से भी हो सकता है, but because now we are studying naive base, so we'll do this through naive base.
तो ये प्रॉब्लम वैसे आ गया सर जी, सारा यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा आ गया। सबसे पहला काम, इसकी पॉजिटिव क्लासेस कितनी हैं? 9 आउट ऑफ 14। नेगेटिव लेबल्स कितने हैं? 5 आउट 5 ऑफ of 14। 14. ठीक है जी, 5 आउट ऑफ 14 हो गया। तो ये तो आपने पहले निकाल लेनी है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये हमें चाहिए होगी। नाउ वी हैव 4 वेरिएबल्स, तो उसमें से हर एक को हमने स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम आउटलुक लेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन। आउटलुक के अंदर 3 कैटेगरी है जी, यही इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे इसको एग्जाम में। सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है। ठीक है, अब सनी के अंदर पॉजिटिव क्लास, ये पॉजिटिव क्लास है, ये नेगेटिव क्लास है। प्ले यस इज अ पॉजिटिव, प्ले नो इज अ नेगेटिव। पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी है सनी के अंदर? 2/9। ओवरकास्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। रेन की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/9। एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, सनी की नेगेटिव क्लास के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/5। ओवरकास्ट की 0/5 एंड रेन की 2/5। क्लियर? यस सर। Similarly, we will calculate humidity, second attribute. सॉरी, टेम्परेचर यहाँ आ गया, पहले यहाँ आ जाएंगे। टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, हॉट, माइल्ड, कूल। सेम प्रोबेबिलिटी फॉर पॉजिटिव फॉर ऑल 3 and the probability for negative. Then same for humidity. In humidity we have only 2 categories, high and normal. For positive class 3/9, normal 6/9. For negative class, high is 4/5 and normal is 1/5, and same for weight. तो ये जब हमारे पास, these are called individual probabilities. अब हमारे पास individual probabilities भी आ गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास की probabilities भी आ गई हैं। Now we can move to the नाइफ बेस्ड फॉर्मूला। अब आपके पास ये टेस्ट रिकॉर्ड आया है, ये टेस्ट रिकॉर्ड है जी। एक्सक्यूज मी, पिछली स्लाइड पे जाइए प्लीज। यस सर, जिस तरह बिलफर्स एक जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर 2 क्लासेस और होती बिलफर्स, तो हम ये जो बिलफर्स टेम्परेचर का हमने बनाया, हॉट, माइल्ड, कूल, ये सेम रहता, और यस नो और इसके साथ 2 मतलब यस, और हाँ, फिर मैं ये कहता यस नो ना होता शायद, फिर होता C1, C2, C3, C4, और ये कैटेगरी, यही कैटेगरी इन चारों के लिए हम निकालते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, बाइनरी में मोस्टली यस नो होता है, बाकी में यस नो नहीं होता, उनको फिर मल्टी क्लास प्रॉब्लम कहते हैं हम इसी वजह से। ओके, अब हमारे पास ट्रेनिंग हो गई। दिस इज नाउ टेस्ट रिकॉर्ड। गिवन ए न्यू इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल वैल्यूज x, एक रिकॉर्ड है आपके पास जिसके इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं? आउटलुक सनी, दिस, टेम्परेचर कूल, ह्यूमिडिटी हाई, विंड स्ट्रॉन्ग। टेल अस शुड वी प्ले टेनिस और नॉट बेस्ड ऑन नाइव बेस्ड मॉडल। ये मेरा क्वेश्चन होगा। ओके, सो देन गिवन कैलकुलेटेड लुकअप टेबल्स अगेन, ये हमारी समरी है पिछले टेबल की। आउटलुक सनी और प्ले यस was 2/9, क्योंकि मुझे अब इसके हिसाब से देखना है सनी के। टेम्परेचर कूल था, प्ले यस था, प्रोबेबिलिटी वाज 3/9। ह्यूमिडिटी हाई, प्ले यस, प्रोबेबिलिटी 3/9। विंड स्ट्रॉन्ग, प्ले यस, प्रोबेबिलिटी 3/9, और ओवरऑल प्ले की प्रोबेबिलिटी वाज 9/14। ये एक सेट चाहिए मुझे, इसी तरह मुझे नो के भी चाहिए, क्योंकि मुझे कंपेयर करनी है दोनों प्रोबेबिलिटीज। सो अगेन, आउटलुक सनी, प्ले नो 3/5, टेम्परेचर कूल, प्ले नो 1/5, ह्यूमिडिटी हाई बट प्ले नो 4/5, विंड स्ट्रॉन्ग बट प्ले नो 3/5, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज 5/14। बस अब ये वैल्यू आ गई, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। ये फार्मूले हैं आपके पास दोनों के, ये यस का फार्मूला है, ये नो का फार्मूला है। इनमें वैल्यू पुट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0053 फॉर वी शुड प्ले, एंड for we should not play is 0.0206. Since the probability of not play is higher than the probability of playing, so the recommendation would be we should not play. Is it clear?
यस सर। जी, बाकी पूरी क्लास बताएं या सोए में, बाकी कहाँ हैं सब? एक्सक्यूज मी सर। यस, क्लियर है। सर इसमें ऐसे जो ये है टेस्ट वाला, इसमें हमें पीछे वाला तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, हम टेस्ट से सारा कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर बस ये देख सकते हैं कि प्ले यस कितनी बार हो रहा है, प्ले नो कितनी बार हो रहा है। कैसे? आपको इसकी जरूरत क्यों नहीं है? वैल्यू वही यहाँ से तो गई है, वहां वैल्यू, यहीं से वो वैल्यू वहां गई है ना। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कम देखिए, वैल्यूज अगर होंगी इसमें डायरेक्ट ज्यादा। आप, हाँ ये तो एक रिकॉर्ड था ना, आपको लग रहा है डायरेक्ट करेंगे। जब आपके पास डाटा मिलियंस में आ रहा होगा, टेस्ट डाटा, तो आप हर एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इससे बेहतर नहीं आप टेबल्स निकाल के रख लें और सिर्फ यूज करते जाएं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो उसी में से बनना है ना अल्टीमेटली। वाई यू वांट टू रिकैलकुलेट? अब लेट्स सपोज मैं आपके उस पर जाता हूं, मैं पिछली टेबल नहीं रखता स्टोर कहीं भी, यही रिकॉर्ड दोबारा आ जाता है, शुड आई रिकैलकुलेट? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पेपर में हमें वो पीछे वाला करना पड़ेगा या डायरेक्ट ऐसे भी करना कर पड़ेगा, सकते हैं? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, इसकी नहीं निकालेंगे आप, करना पड़ेगा आपको। और मैं आपको टेस्ट डाटा को 15-20 रिकॉर्ड दे दूंगा वरना, फिर आप निकालते रहना उसके। ठीक है, यही इसका सॉफ्टवेयर भी है। यही काम आप जब सॉफ्टवेयर में देते हैं तो एग्जैक्टली यू डू दिस। बेसिकली वो ये फॉर्मूला कर रहा होता है और आपको यहाँ से लेबल जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, रैपिड माइनर में अगर आप टेस्ट करें उसमें भी है ये, वेका में है। तो इनमें आप जब रन करेंगे इनको, नाइव बेस को, तो यू विल गेट ऑल दैट। सर पिछली स्लाइड पे से एक क्वेश्चन हम्म, सर, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, अब इसमें से वो जो एक रो का फॉर एग्जांपल जो हमने जिस पे टेस्ट करना है एक्चुअली डाटा, वो कैसे पता चल रहा है इसमें से कि इस पे यस आएगा और नो होगी प्रोबेबिलिटी? फॉर्मूले में से तो हमने कैलकुलेशंस करके निकाल लिया ना, वो जो अब ट्रेनिंग इसमें, डाटा था। हाँ अब इसमें हमने ये देखना है ना कि यस की ज्यादा है या नो की ज्यादा है। तो ये हम कैसे अप्लाई करेंगे ट्रस्ट डाटा पे, जब मैनुअली कर रहे होंगे हम पेपर पे? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, मतलब आपने ये निकाल लिया ना आपके, यस ये मैनुअली ये दोनों चीजें आ जाएंगी ना आपकी। यस यस। बस आप नीचे नीचे सिंपल ये लिख देंगे कि सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इज हायर देन और लेस देन द नो, इट मींस द क्लास लेबल वुड बी नो। बस रिजल्ट लिख के नो कर दें आगे। हाँ, आपने उसको क्लास लेबल वो करके नो कर। हाँ, अगर ये करना, अगर मैं आपको कोई 10 रिकॉर्ड देता हूं, फिर बेहतर ये होगा कि आप एक टेबल बना लें। ठीक है, और उसमें आप रिकॉर्ड पूरा ना लिखें, मुझे सिर्फ यही लिख दें T1 और क्लास लेबल, क्लास आउटपुट T2, T3, T4, यस नो, यस नो, यस नो। यस सर, दिस इज द माय पॉइंट कि हम हर रो का ये कैसे एंड में लिखेंगे कि इसके लिए यस आएगा, इसके लिए नो आएगा? क्योंकि आप हर रिकॉर्ड की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे और पॉजिटिव भी निकालोगे ना, उनमें से जो ज्यादा होगी वो उसका आंसर होगा। या ये फिर आपका इसका क्वेश्चन मुझे ट्री, समझ नहीं आया? हाँ सर एक्चुअली इसका ट्री बनाएंगे ना हर पॉसिबिलिटी का। नहीं, वो तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल दी नहीं। अगर तो आपका क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, जी जी बिल्कुल, ये तो यही पूछना एग्जाम चाह में तो रहे मैं हैं। आपसे 5 या 10 रिकॉर्ड पूछूंगा ना, उसका आप ये सिंपल टेबल मुझे बता देंगे। इनके पीछे कैलकुलेशन तो होंगी ना, मुझे वहां से पता चल रहा होगा कि आपने क्या निकाला है। देखें, आपको सबसे आसान हल है, सबसे पहले आप ये निकालेंगे। ठीक हो ठीक है, गया। ये निकाल ठीक के है। रख लिया अब आपने, ये यस आपका सर। 10 के 10 रिकॉर्ड के लिए यूज होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये निकाल के जब आपने रख लिया, उसके बाद आपने, ये तो मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है, आप ये फार्मूला लिखें, इसी फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, क्योंकि वैल्यू तो पिछली स्लाइड पे है ना आपकी। ओके सर, आप कह रहे हैं जो फॉर्मूला ये एक्स डैश वाला, इसमें हम उस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि टेस्ट डाटा बेसिकली जो एक आपकी, रो की। हाँ एग्जैक्टली, ठीक हो गया। वैल्यू ठीक वैल्यू आपकी ट्रेनिंग से आएंगी, ठीक हो गया। लेकिन पुट आप यहाँ टेस्ट पे करोगे। यस सर, और ठीक हो फिर गया। आप समरी के तौर पे मुझे ये दिखाओगे, ये टेबल। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू। बस तो सर पेपर में हम ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं?
सारे करना चाहें कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि, लेकिन आप अगर चाहें तो ये जो चीजें हैं ये मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू यहां पर हैं। आई कैन सी दिस। ओके, यू जस्ट पुट दिस टेस्ट रिकॉर्ड, और टेस्ट रिकॉर्ड में बल्कि ये पुट करें आप डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर वैल्यू लिख के आंसर लिख दें, दैट्स इट। और फिर इसी तरह नेगेटिव के लिए ये लिखें और उसका आंसर निकाल के लिख लें, दैट्स इट। मतलब सर दोनों तरीकों से कर सकते हैं ना, जिससे हम इजी हो करने में पेपर यस, में। दोनों तरीके मुझे आपके थोड़े से अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपने करना ही करना है, ये वाला। यस सर, वो समझ आ गई। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ये सारे स्टेप्स के साथ भी कर लें, या हम सिर्फ वहां पर वो डाटा भी एंटर करके कर दें, तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। जी जी, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते हो? कर सकते हैं, बेहतरीन। ये सॉफ्टवेयर फिलहाल आपका दिमाग के अंदर चलवाना है मैंने, फिर आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। सर ठीक। आपने सर अभी बताया था, लास्ट हम्म, मैंने पहले जब ये पूछा था कि किस हवाले से, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, तो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी सर। उसका फॉर्मूला वगैरह यहाँ कुछ मतलब नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं उसका कैलकुलेशन का, कि मतलब कॉन्फिडेंस किस तरह बनता है, और वो अप्लाई किस तरह होता है, कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस होगा तो ये इस तरह अप्लाई होगा, इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर या इस हवाले से, ये मुझे कॉन्फिडेंस देखें, कॉन्फिडेंस तो बड़ा सिंपल होता है ना, कि अगर आपके पास जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई हैं, ठीक है, उसमें जब आप वैलिडेट करते हैं तभी तो कॉन्फिडेंस ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली। अगर आपने 100 में से 90 क्लासिफिकेशन आपकी ग्राउंड ट्रूथ से मैच हो गई हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है। ठीक है, ओके, सो समरी, रोबस्ट टू आइसो। अब इसमें कुछ इसकी अच्छी चीजें भी हैं, एक आध इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है। अच्छी चीज इसकी ये है कि रोबस्ट टू आइसोलेटेड नॉइज पॉइंट्स। अगर कोई आउटलायर आए ना, तो नाइव बेस में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक रिकॉर्ड से प्रोबेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? यस सर। सर व्हाट अबाउट मिसिंग वैल्यूज? हाँ, हैंडल मिसिंग वैल्यू बाय इग्नोरिंग द इंस्टेंस ड्यूरिंग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। द सीएन ट्री में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, हम फिर भी उसके ब्रांच को एक्सेस करते हैं ट्री की। इसमें सिंपल है कि जो वैल्यू मिसिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगी, बस बहुत जल्दी वो प्रूव हो जाएगी। सिंपल टू प्रूव। कोई भी एक मिसिंग मतलब एंट्री होगी तो वो हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी कोई कैलकुलेट नहीं होगी, और उस टपल के लिए, उस रिकॉर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी के पूल में कोई वेट ऐड नहीं होगा, बस। सो सिंपल। रोबस्ट टू इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स। ऐसे एट्रीब्यूट जिससे कोई प्रोबेबिलिटी पे फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए बड़ा कारआमद है ये। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थे कि जी आई ब्लू होंगी तो कंप्यूटर बाय करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट होगी, ना ही कोई वैल्यू ऐड करेगी। ठीक है, ये तो इसकी सारी खूबियां हैं। एक चीज इसकी जो इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है, और वही उसी की वजह से मैंने इसे कहा था कि नो डाउट इंडिविजुअल हम स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट तो करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ जगह पर डेली लाइफ में देखें तो कभी कभी एक एट्रीब्यूट का दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब सिमांटिकली दो एट्रीब्यूट आपस में रिलेशनशिप हो उनका, जिसका इफेक्ट क्लास लेवल पे आ रहा हो, वो जो इफेक्ट है ना, सिमांटिक इफेक्ट दो एट्रीब्यूट्स का आपस में, वो ये मॉडल पिक नहीं कर सकता। और उसकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालता है, ये आपस का जो ताल्लुक है वो इसके लिए है ही नहीं है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि एक पर्सन ब्रेड खरीदता है और साथ
बटर खरीदेगा कि नहीं होगा। अब ब्रेड का बटर के साथ एक सिमांटिक रिलेशन है। बात समझ आ रही मेरी आपको? जी सर। यस सर सर। आपका मतलब है कि एसोसिएशन जो है ना उसको कंसीडर नहीं हाँ, करता है। वो नहीं कंसिडर करता ये। उसकी रीजन ये है, अभी आप पढ़ चुके हैं सारा स्लाइड पे। ये ब्रेड की स्टैंड अलोन प्रोबेबिलिटी निकालेगा और बटर की स्टैंड अलोन निकालेगा। तो जो उसमें एक एसोसिएशन था जिसको हमने कॉन्फिडेंस कहा था उसमें, फ्रीक्वेंट आइटम माइनिंग में, ठीक है, वो इसमें मिसिंग है। उसकी वजह से अगर कोई ऐसा डाटा सेट हो, लेट्स सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि ये पर्सन्स हैं, मैंने ट्रेन किया हुआ है शॉपिंग कार्ट पे बेजियर मॉडल को। अब मैं कहता हूं एक पर्सन आया है, उसने ये आइटम खरीदे हैं, अब मुझे बताएं इसके साथ वो बटर खरीदने के चांसेस क्या हैं। बेस की एक्यूरेसी कम आएगी एज कंपेयर टू सिंपल एसोसिएशन रूल माइनिंग। रीजन इज दैट इट डजंट नो कि बटर और ब्रेड का कोई आपस में ताल्लुक है या नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी ही लेगा, मे बी ये फैक्टर ये पिक तो कर लेगा किसी हद तक, ठीक है। वो इसलिए कर लेगा क्योंकि पास ट्रांजैक्शन में इकट्ठे आने से उनकी प्रोबेबिलिटी हाई गई होगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, फ्रिक्वेंटली आ रहे होंगे साथ में। हाँ, वो तो उनकी प्रोबेबिलिटी पूल में ऐड हो रही होगी किसी तरह। लेकिन वो जो सिमांटिक एक वो है ना, जिस तरह कॉन्फिडेंस होता है 100%, उसमें हम 100% कहते हैं यार ये खरीदे, वो नहीं हो सकता इसमें। दैट इज मिसिंग। तो यही एक इसका Surety ड्रॉबैक है। नहीं। यस, दैट इज द ड्रॉबैक ओनली। अदर देन दिस इज अ वेरी लाइट वेट और पीछे स्टैट है इसके, तो नो वन कैन बीट इट। आपके पास पीछे पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके थ्योरी है पीछे पूरी। And this is a very simple and it's working fine for the classification, for the supervised learning. So that's all for this today. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह तो प्रेजेंटेशन होंगी, but next Wednesday we'll start SVM. Okay, if you have any question you can ask me now. एक्सक्यूज मी सर, सिलेबस की जो आउटलाइन है वो अपलोडेड है? वो मेरे ख्याल में पहले लेक्चर के स्लाइड पे है ना। ओके सर। अगर नहीं होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। Okay, so now attendance please. मोहम्मद फारान, प्रेजेंट सर। तूबा, यस सर। साद, प्रेजेंट। मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उसामा, यस सर। पीर समी, प्रेजेंट। इरफानुल्लाह, Present. आमना, प्रेजेंट सर। तहमीना, प्रेजेंट सर। सानिया इमरान, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। सैफ, शाहजेब, नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर, प्रेजेंट सर। तलहा, यस सर। शब्बीर, यस सर। उजैर, प्रेजेंट सर। रिदा, प्रेजेंट सर। अनम, अदील, प्रेजेंट सर। उमर कामरान, प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान, फरजाद, प्रेजेंट सर। जहरा, प्रेजेंट सर। तस्बीहा, यस सर। रेहान, प्रेजेंट सर। नईम अख्तर, नईम, अब्दुल हई,
प्रेजेंट सर। आपके एब्सेंट बहुत हैं अब्दुल भाई, आप यू शुड बी वेरी रेगुलर इन द क्लास। ओके, आपकी पिछले आपने एक क्लास ली है 5 में से, विच इज टू लो। नो सर। अली हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस, वलीद, प्रेजेंट सर। जहाजेब, प्रेजेंट सर। आयशा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट सर। उमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इस्माइल, प्रेजेंट सर। कुमैल। प्रेजेंट सर। अच्छा, एक चीज मैंने और आपको बतानी थी, आई डोंट नो है यहाँ के कुछ लोग चले, एक तो सर ये डेफिनेटली यस। सर मोहम्मद काशिफ प्रेजेंट। सर नेट का इशू है, बार बार तो डिस्कनेक्ट मेरे हो रहा ख्याल है। में तो मैंने लगाई है मोहम्मद काशिफ। ओके, जी सर। एनीवन एल्स? थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डेफिनेटली इस कोर्स में वो पार्ट नहीं बनता, और पता नहीं शायद आपको वो पढ़े भी ना। एक मैं आपको कहूँगा, इफ़ यू वांट टू डू गुड रिसर्च और गुड जॉब और इवन गुड थीसिस, तो वर्ड एम्बेडिंग्स के बारे में आप जरूर पढ़ें। कितनों ने आपने कुछ पढ़ा हुआ है या क्योंकि अगर आप थीसिस में कोई भी सोशल डाटा एनालिटिक्स पे कोई काम करते हैं ना, या इवन के आप टेक्स्ट पे काम करते हैं, तो आपको उन मॉडल का पता होना चाहिए। तो वो इस कोर्स का पार्ट नहीं बन सकते, अदरवाइज इट विल बी टू मच। एलडीए है, मेल्डा है, ठीक है, वर्ड टू वेक है, सेंटेंस टू वेक है, फास्ट टेक्स्ट है, बर्ट है। ये सारे मॉडल आपके डीप लर्निंग के मॉडल हैं, और पर्टिकुलरली दे आर डिजाइन फॉर सोशल डाटा। तो आज ज्यादा रिसर्च सोशल डाटा पे हो रही है। ट्विटर से लोग ट्रेंड निकालते हैं, फेक न्यूज निकालते हैं, फेक अकाउंट निकालते हैं बेशुमार। एंड आई वुड से दिस इज वेरी गुड डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको डाटा सेट मिल जाता है बड़ा इजीली, बाकी आधी रिसर्च में तो आपको डाटा ही नहीं मिलता। और अगर आप सिंथेटिक डाटा यूज करते हैं तो उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, आपने इस डाटा को मैनिपुलेट किया होगा, आपने ये फेयर नहीं रहा, ये बायस्ड हो गया। ये ट्विटर के डाटा पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो इस डाटा इज फ्रीली अवेलेबल, और उसमें से बड़ी आप डाटा इंसाइट्स कर सकते हैं काफ़ी सारे। तो इन फ्यूचर अगर आपने इवन मेरे साथ भी कुछ काम करना है, तो आई वर्क ऑन दिस डायरेक्शन, बट आई कैन नॉट टीच दिस इन दिस कोर्स। तो मैं कहूँगा आप अपने तौर पे ये जितने भी वर्ड एम्बेडिंग मॉडल्स हैं और सोशल डाटा, ये आप पढ़ा करें, ये पढ़ें। दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर कैरियर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।